सर बुक का नेम एमसी कुच्चल है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी। एमसी कुच्चल बुक का नेम है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल की क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, तो उसमें से वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह के रूल्स पढ़े थे हमने। उससे पिछली क्लास में पढ़ा था। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपका दो चीज़ें मैंने घर से पढ़ने को दी थी। एक तो दी थी इफेक्ट्स ऑफ डिले, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने आपको दी थी इफेक्ट ऑफ डिले और लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन पोस्टल ट्रांजिट। और दूसरी आपको दी थी टाइमिंग ड्यूरिंग विच एन ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, कि कौन सी टाइमिंग्स हो सकती हैं जिसमें वो रिवोक्ड हो सकता है। अच्छा, इसमें आज ऐसा करेंगे कि आप क्वेश्चन क्योंकि रिटर्न में लिखते हैं, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होता है इसके अंदर। तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो हैंड रेस का अपना ऑप्शन करेंगे, मैं उनको अलाउ टू टॉक कर दूंगा और उसके बाद वो अपना आंसर पूछ के मैं उनको दोबारा से म्यूट कर दूंगा क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके, क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होगा मैं आंसर दूंगा, उसके ऊपर फिर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर आपको रिटर्न में लिखना पड़ता है, मैं तब तक आगे बढ़ जाता हूँ। इससे बेहतर ये है कि उसको हम वॉइस नोट पे ले आते हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी के मायने ये होते हैं कि जो भी आपकी एक्सेप्टेंस है वो लाजमी है कि वो ऑफरी को, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय ऑफरी। एक मिनट, ये हेडिंग ये आप शायद एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरी के थ्रू ही कम्युनिकेट होनी चाहिए, कि जिसको आप ऑफर देंगे वही एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार सेल करने की ऑफर कर रहे हैं कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूं, और मिस्टर सी इस डील से अवेयर है लेकिन ऑफर उन्हें नहीं की गई, अगर ऐसी सूरत हाल है और उसके बाद मिस्टर सी जाके कहें कि जनाब मैं जो हूँ आपकी कार परचेस करने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसी सूरत में ये एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये ऑफर मिस्टर बी को की गई थी, मिस्टर ए को नहीं की गई थी। ठीक है सर, और कोई सवाल? वरना मैं भी पूछ सकता हूँ फिर इफेक्ट ऑफ डिले वगैरह किसी भी स्टूडेंट का माइक ऑन करके। ये भी जरा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने एक चीज पढ़ने को दी थी तो होपफुली आप लोगों ने पढ़ ली होगी। चलिए जी, अक्सर शहर आप बताएं जरा इफेक्ट ऑफ डिले और लॉस ऑफ एक्सेप्टेंस इन पोस्टल ट्रांजिट। इसका आंसर बताइएगा जरा, क्या मतलब पढ़ा आपने इसके बारे में? आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, इसका मतलब है कोई भी आप में से पढ़ के नहीं आया ये चीज। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। जब आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम इस पे बात करेंगे। जी सर, बोलें, आप बोलें। सर, जब मैं आपको अलाउ टू टॉक करूंगा तो आपको भी अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा ना। आप अनम्यूट खुद को करें सुहेल साहब, आप खुद भी तो अनम्यूट नहीं कर रहे अपने आप को। ओके हो गया सर, कर दिया। हाँ, तो अब पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं पूछ रहा था सर, आज मेरी सेकंड क्लास है तो बुक नेम बता दें प्लीज़। सर बुक बुक नेम कौन अभी सी, मेरे तो पास बताया बुक है, नहीं है। एमसी कुच्चल। जी सर। एमसी कुच्चल की किताब है। एमसी कुचल, ठीक है जी। सर। ओके। अच्छा जी, इसका मतलब है आप में से कोई भी पढ़ के नहीं आया है। ठीक है, तो
मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। ये जब आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे इसलिए आप लोग पेपर में फेल भी हो सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप इसको एंड में पढ़ने बैठेंगे लेके तो ये उतना ही टाइम ले लेगा जितना आपने समझ के लिया, बल्कि ना सिर्फ ये खुद फेल होगा, अपने साथ 2 एक पेपर को और भी फेल करवा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर आप यही सुनते हैं कि आईसीएमए का रिजल्ट गिर गया, ये गिर गया, लेकिन स्टूडेंट्स में भी काफी चेंज आ चुका है। स्टूडेंट भी उस तरह से नहीं पढ़ रहे होते जिस तरह से उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, डायरेक्ट कंसिडरेशन। आपका माइक खराब है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बहरहाल आपने वैसे भी नहीं पढ़ा, वरना रिटर्न में आंसर कर देती जब आप ये जुमला लिख रही थी तो। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3। सर आप मास साहब पढ़ कर आए, मैं आपका, आप आंसर कर दें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, आप आंसर कर दें क्या पढ़ कर आए। जी मास साहब, अपने आप को अनम्यूट करें, बताएं क्या पढ़ा है आपने उसमें। जी सर बोलें। अच्छा ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन लिखें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। आप लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्वेश्चन सिर्फ लिखें और लिख के ही पूछें आप लोग। जी मास साहब क्या क्वेश्चन है, पूछें। चैप्टर कौन सा स्टार्ट है? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है, कंसिडरेशन। जल्दी से क्वेश्चन पूछो भाई, फिर मैं स्टार्ट कराऊंगा क्लास। और ये क्या लिख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन है पूछूं? आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडरेशन, पूछने पूछाने का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, हमने पहले भी बात करी थी, तीसरा एक, हमने जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है कि उसके अंदर एक लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन के मायने होते हैं विच फॉर व्हाट, मतलब किसके बदले आपको क्या मिल रहा है। देखिए, अगर कंसिडरेशन की मैं बात करूं तो एक लीगल मैक्सिम, यानी लीगल मैक्सिम का मतलब ये होता है कि जिस तरह के प्रिंसिपल्स नहीं होते, इसी तरह लॉ के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम लीगल मैक्सिम्स कहते हैं। तो लीगल मैक्सिम नॉर्मली लैटिन वर्ड्स में ज्यादा होते हैं। तो एक लैटिन है क्वाड प्रो को, ठीक है, नोट कर लीजिए अपना, क्वाड प्रो को, उसके मायने होते हैं समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, वहां से ड्राइव हुआ है कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन जो ड्राइव हुआ है वो क्वाड प्रो को से हुआ है, जिसके मायने होते हैं समथिंग इन रिटर्न। ठीक है जी, तो क्वाड प्रो को, तो कंसिडरेशन के मायने होते हैं समथिंग इन रिटर्न, कि जब भी आप कुछ करेंगे आपको बदले में कुछ ना कुछ चीज मिलनी चाहिए, ये चीज होती है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, अब यहां पे हम आते हैं, अपने मजीद आगे चलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे आ जाए। देखें, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, प्रोमिसर कौन होता है, यानी ऑफरर, और प्रोमिसी कौन होता है, ऑफरी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promised to do or abstain from doing something, such act or abstinence of promise is called a consideration for that promise। कहते हैं कि जब भी प्रोमिसर की डिजायर पे, ऑफरर की डिजायर पे कोई भी प्रोमिसी कुछ करे या कुछ ना करे, कुछ कर चुका हो या कुछ ना कर चुका हो, या कुछ करने वाला हो या ना करने वाला हो, ऐसी सूरत हाल अगर होगी तो हम कहते हैं कि वो जो भी रिटर्न में करेगा तो वो बेसिकली उसने उस प्रॉमिस की कंसिडरेशन करी। ठीक है,
कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसी कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा, कुछ कर चुका होगा ऑलरेडी या नहीं कर चुका होगा, या कुछ करने वाला होगा या नहीं करने वाला होगा, ठीक है, किसी भी प्रॉमिस के अगेंस्ट में, तो हम कहते हैं वो बेसिकली एक कंसिडरेशन हो। ये तो हो गई ट्रांसलेशन, जो कि कदरे मुश्किल है, आपकी शायद समझ में ना आई हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं, देखें एग्जाम्पल के थ्रू समझें। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एक कार का एड लगाते हैं parkwheels.com पे, ठीक है। जब आप उसमें एक एड पब्लिश करते हैं, होता क्या है, आपसे जब कोई भी शख्स कार खरीदने आ रहा है तो लाजमी सी बात है आप फ्री में तो देंगे नहीं, आप उससे क्या करेंगे, आप उससे पैसे लेंगे। जब आप उससे पैसे लेंगे तो बेसिकली आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुई, जो प्रॉमिस आप दोनों के बीच में हुआ है बाइंग एंड सेलिंग का, उसमें उस प्रॉमिस के अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है, आपको बेसिकली मिल रहे हैं पैसे, और अगले शख्स को क्या मिल रही है, उसको बेसिकली कार मिल रही है। तो आपके लिए कंसिडरेशन उस प्रॉमिस की क्या बन गई, पैसे बन गए, और उसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, कार हो गई। और ये बात कुछ करने के लिहाज से हुई है, ठीक है। ठीक है जनाब, एक मिनट। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हमने बात करी कि जब भी आप एक OLX पे ऐड पब्लिश करते हैं, जब भी आप OLX पे एक ऐड पब्लिश करते हैं कंसिडरेशन कार की सेलिंग के हवाले से, तो वहां पे आप दोनों के बीच में एक प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप सामने वाले को कार सेल करते हैं और दूसरा जो है वो आपको पैसे देता है। तो अगर समथिंग इन रिटर्न की हम बात करें तो बेसिकली उस प्रॉमिस के अगेंस्ट में कुछ करने की बात हो रही है, क्योंकि सेल करने की बात हो रही है, ठीक है। ये बात हमने ऑफर की डेफिनेशन में भी करी थी कि कभी कुछ ना करने के प्रॉमिस भी किए जाते हैं, जैसे कि हमने कोर्ट के केस की बात करी थी वहां पे, ठीक है। तो उस करने के अगेंस्ट में जो आपको बेसिकली करने की बात हो रही है, तो जब आप कार सेल कर रहे हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, कैश हो गई। और सामने वाले को अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, कार मिल रही है, तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, कार हो गई, ठीक है। तो कंसिडरेशन बेसिकली क्या है, इन सिंपल अगर हम कहें क्वाड प्रो को, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि कोई भी चीज जो आपको रिटर्न में मिलती है किसी भी प्रॉमिस के लिए। लेकिन अगर एक डेफिनेशन पे आप गौर करें, मजीद इस डेफिनेशन को हम एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं इसमें से कुछ चीजें बाहर आती हैं। पहली आती है द एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस which forms the consideration for the promise must be done at the desire of the promiser, ठीक है। कि जो भी एक्ट एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस है वो हमेशा प्रोमिसर की या ऑफर की डिजायर पे होना चाहिए, उसकी ख्वाहिश पे होना चाहिए। खुद से कभी कुछ करने नहीं पहुंच जाना किसी के पास, ठीक है। कभी भी खुद से आप नहीं चले आए कि मैं ये काम करने आया हूं, नहीं, हमेशा ऑफरर की डिजायर पे होगा। सर हैंड रेज नहीं करें, डायरेक्ट क्वेश्चन रिटर्न में लिख दें, ठीक है। जो भी किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो भी बेसिकली जो भी चीज आपने करनी है वो हमेशा डिजायर ऑफ द प्रोमिसर है, प्रोमिसर की डिजायर पे होगी। दूसरा, इट मस्ट बी डन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अच्छा, प्रोमिसी खुद भी कर सकता है या कोई दूसरे शख्स से करवा भी सकता है, ये भी याद रखिएगा। प्रोमिसी जो है अपने किसी एजेंट वगैरह के थ्रू भी काम करवा सकता है। अच्छा, अब अगर डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं दोबारा, तो वहां पे देखें आपने जो बात पढ़ी है वो पढ़ी है द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों की बात हो रही है। तो सी पॉइंट में यही है, इट मे हैव बीन ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डन और मे बी स्टिल एग्जीक्यूटेड, कि जो भी समथिंग इन रिटर्न है वो या तो ऑलरेडी कोई एक्ट हो चुका है, या वो एक्ट होगा, या वो एक्ट हो रहा होगा। मतलब कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इट मस्ट बी समथिंग टू विच द अटैच द वैल्यू। ठीक है, कि लाजमी है कि कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कि हमेशा कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, विदाउट वैल्यू कोई कंसिडरेशन नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि कंसिडरेशन की हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी तरह जिस तरह आपने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट के पढ़े थे, फिर आपने एक्सेप्टेंस के भी पढ़े थे, इसी तरह कुछ लीगल रूल्स कह लें या एसेंशियल्स कह लें, वैलिड कंसिडरेशन के भी कुछ एसेंशियल्स हैं। ठीक है, the four component parts of the definition of consideration given above may well be described as the essentials of a valid consideration. We shall now discuss these essentials one by one in detail. कि वो तमाम जो हमने डेफिनेशन से निकाले उन तमाम को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, चारों कंपोनेंट्स को। ठीक है जी। तो पहला तो वो है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कि कंसिडरेशन लाजमी है जब आपको कोई ऑफर करे तो ही आप उसके अगेंस्ट में करें, मतलब मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर, के प्रोमिसर या ऑफर की डिजायर पे कंसिडरेशन होगी। खुद से अगर कोई जाके आप करें और बाद में उससे कोई पैसे वैसे मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब होती है, ठीक है, आप जाके एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, जल्दी से एम्बुलेंस आती है, बाद में जाके आप उस कॉल के पैसे मांगने लगे पड़ोसी से, वो कहेंगे नहीं जनाब, हमने आपको बुलाया थोड़ी, तो आपने तो खुद करी है, वॉलंटरली करी है। तो ये क्या थी, बेसिकली डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं थी। जो ऑफ प्रोमिसर है उसकी डिजायर थी ही नहीं कि आप उसकी करें। और ठीक है, अगर आपने किसी घर में आग लगते हुए देखी, आप गए जनाब, आपने आग बुझाने में मदद करी और आग बुझा भी ली, ठीक है, आग बुझा ली, उसके बाद आपने कहा कि मुझे जो है वो पैसे दे, मैंने आपकी आग बुझाई है वरना घर जल जाता। तो ये भी एक पास्ट वॉलंटरी एक्ट था, उसने आपको मदद के लिए पुकारा तो नहीं था। ठीक है, उसकी डिजायर तो नहीं थी, आपने तो डायरेक्ट फ्री में बात कर ली, फ्री में आप पहुंचे ना, वॉलंटरली आप पहुंचे। तो ये भी डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं थी। तो कंसिडरेशन के लिए जरूरी होता है वो डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से किसी का पैसे लेके नहीं पहुंच सकते कि जनाब मैं आपकी कार परचेज कर रहा हूँ, ये कार की चाबी मुझे दे दें और ये पैसे आप रख लें, नहीं। क्यों? क्योंकि डिजायर ही नहीं है प्रोमिसर की। तो ये बहुत जरूरी है कि कंसिडरेशन जो हो वो हमेशा डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हो। खुद से आप कोई काम करने पहुंच जाए तो उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं होती। ठीक है, उससे आप कोई काम करने पहुंचते हैं तो उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं होती। तो ये डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होनी चाहिए लाजमी तौर पे। नेक्स्ट है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखें, कंसिडरेशन प्रोमिसी खुद भी कर, अपने लिए भी कुछ करवा सकता है और दूसरा मूव भी करा सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखते हैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट करी, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी और मिस्टर बी से ही कमिटमेंट करवाया कि वो मिस्टर सी को मंथली अलाउंस, उसमें मंथली अमाउंट उसमें से कुछ पे ऑफ करते रहेंगे। ठीक है, ये तमाम चीजें एग्री हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी बने हुए हैं मिस्टर सी, ठीक है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, लेकिन कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ए ट्रांसफर कर रहे हैं बी को, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो रहा है, तो ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं बी को, लेकिन वो कमिटमेंट क्या ले रहे हैं, वो ये ले रहे हैं कि तुम सी को कुछ अमाउंट मंथली देते रहोगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी तो ए दे रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो अपनी कंसिडरेशन को मूव करा रहे हैं सी की तरफ। ठीक है, वो कंसिडरेशन मूव कराई हुई उन्होंने सी की तरफ। तो कंसिडरेशन मूव भी हो सकती, कल को अगर बी जो है वो सी को पैसे नहीं दे सकते तो सी जो है वो उन पे सू करके उससे रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सी जो है ना वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो जरूर थे, और जब भी वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होते हैं तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी आप पे सू कर सकता है, क्योंकि ये चीज कहलाती है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन। डॉक्ट्रिन वर्ड के मायने क्या होते हैं? बेसिकली डॉक्ट्रिन वर्ड कहते हैं बिलीफ को, जो भी आपका बिलीफ बन जाता है वो डॉक्ट्रिन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 10 मुहर्रम को क्लास नहीं होती, ये आप लोगों का बिलीफ बन गया, ये बेसिकली एक डॉक्ट्रिन बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से ही
तो अब वही एग्जाम्पल हमने क्या करी कि ए ने बी को कहा कि मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप सी को मंथली अमाउंट देंगे, ठीक है, और तीनों इस बात पे एग्री भी हुए। अब अगर यहां देखें तो सी जो है वो बेसिकली कंसिडरेशन के स्ट्रेंजर है। क्यों? क्योंकि सी तो समथिंग इन रिटर्न नहीं कर रहे हैं ना, कुछ भी रिटर्न में नहीं कर रहे, कर तो ए रहे हैं, लेकिन ए जो चीज ए को लेनी चाहिए थी वो मूव करा दी उन्होंने सी की तरफ। तो ऐसी सूरत हाल में भी मिस्टर सी जो है वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, लेकिन वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जरूर है। तो यही वजह है कि सी जो है उनके ऊपर सू कर सकते हैं बी के ऊपर, अगर वो उनको कुछ अमाउंट वगैरह नहीं देते तो। ठीक है, तो अब यहां पे ठीक है, कंसिडरेशन में मूव, काइंडली दोबारा से सुन लें कि कंसिडरेशन, देखिए एक तो ये है ना, आपने अपनी कार सेल आउट करी, ठीक है जनाब, और आपने कहा कि कैश जो है आपने ही ले लिया। ये क्या हुआ, प्रोमिसरी जो थे उन्हीं को बेनिफिट हो गया, उन्होंने ही रिटर्न में लिया। एक ये है आपने कार सेल करी और आपने कहा कि पैसे जो है वो मेरे भाई को दे देना, और आपके भाई और वो तीनों पार्टियां इस पे एग्री हैं, तो आपके भाई ने रिटर्न में कुछ भी नहीं करा, ठीक है, लेकिन तो इस वजह से वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जरूर है। ठीक है, तो आपने क्या करा, जो पैसे आपको लेने थे वो आपने मूव करा दिए अपने भाई की तरफ। तो बेसिकली कंसेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन, के कंसेशन मूव कराई जा सकती है, आप उसको मूव भी करा सकते हैं किसी की तरफ। ठीक है, कि कार तो आपने दी लेकिन आपने कैश नहीं लिया, आपने कहा यार मेरे भाई को ये पैसे दे देना, ठीक है, मेरा भाई यूज कर लेगा। ठीक है, ये आपने क्या करा, आप मूव करा दी। तो कल को अगर आपके भाई को नहीं मिलते तो आपका भाई डायरेक्टली भी उस पर सू कर सकता है, क्योंकि आपका भाई स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो जरूर था, कि कंसिडरेशन उसने क्योंकि रिटर्न में नहीं करा कुछ तो इसलिए स्ट्रेंजर तो था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जरूर था, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है, मजीद क्वेश्चन देखते हैं। सर सी सू किसको करेगा, बी को करेगा ना, क्योंकि बी ने उसको पैसे देने थे, ए तो वो उसके लिए मूव करा रहा था। गॉट इट सर, थैंक्स। मीनिंग ऑफ सू, देखिए सू कहते हैं सूट फाइल करने को, जैसे केस होता है ना, क्रिमिनल लॉ में केस कहते हैं, सिविल लॉ में सूट फाइल कहते हैं, तो सू बेसिकली केस करना ही है। ठीक है जनाब, देखें, लेकिन अब इसी बात को हम आगे करते हैं, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखें, एक डॉक्ट्रिन मजीद होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कहता है कि ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी कैन सू ईच अदर, कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है ना वो सिर्फ सू कर सकती हैं। अगर हम अपनी पिछले एग्जांपल में देखें तो सी जो थे वो बेसिकली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन थे। ठीक है, अगर वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते तो वो सू नहीं कर सकते थे। आगे पढ़ें, यही लिखा है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। अ पर्सन मे बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, but he should not be the stranger to a contract, because privity of contract is essential for enforcing any rights arising out of the contract. It's being a fundamental principle of law that a stranger to a contract cannot sue, only a person who is a party to a contract can sue on it. कहते हैं कि आपकी जो ऊपर एग्जाम्पल थी हमने जो पढ़ी थी सी वाली, उसमें सी जो थे वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो कंसिडरेशन तो जरूर थे, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। तो बात यह है कि अगर उनको सूट फाइल करना है तो आपने पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जरूर रहना है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से स्ट्रेंज हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं थे तो फिर आप कभी भी किसी पे सू नहीं कर सकते। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, वो यही कहता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू ईच अदर, कि अगर ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी कैन सू ईच अदर। ठीक है, कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती हैं सिर्फ वही एक दूसरे पे सूट फाइल कर सकती हैं, उसके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती। क्योंकि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होना अलग बात है, आप उस कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर जरूर थे कि आपकी तरफ मूव कराई गई थी, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे वहां पे। ठीक है, तो इसलिए आप सूट फाइल कर रहे थे, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते तो आप सूट भी फाइल नहीं कर पाते। मजीद आगे देंगे एग्जाम्पल, 10 वेयर ए मॉर्गेजेस, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखवाना किसी भी चीज को ना, 10 वेयर ए मॉर्गेजेस हिज प्रॉपर्टी टू बी इन कंसेशन ऑफ बी प्रॉमिस टू ए टू पेस ए डेट टू सी। ठीक है जी, ए ने क्या करा, मॉर्गेज करा अपनी प्रॉपर्टी को बी के पास, इन कंसिडरेशन ऑफ बी प्रॉमिस टू पे एज डेट टू सी,
कि ए का जो भी उधार है वो सी को उतार देंगे। सी कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट बी टू इन्फोर्स हिज प्रॉमिस, सी बीइंग नो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पे देखें कंसिडरेशन मूव नहीं हो रही, यहाँ पे सी जो है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से भी स्ट्रेंजर है। ए और बी के एक बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें मॉर्गेज करा रहा हूं, बी ने कहा ठीक है तुम्हें जो पैसे सी को देने थे ना वो मैं दे दूंगा। ये बात हुई है कि जो तुम्हें पैसे सी को देने थे वो मैं दे दूंगा, प्रॉपर्टी तुम मेरे पास मॉर्गेज करा दो। लेकिन अब सी जो है वो डायरेक्टली जाके बी पे सूट फाइल नहीं कर सकते कि अगर पैसे ना मिले, क्योंकि सी यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं बनाया गया उनको। अगर तीनों पार्टियां मिलके ये एग्रीमेंट करती एक साथ बैठ के कि हाँ ठीक है आप इसके बाद मॉर्गेज कराए और ये मुझे पैसे दे, इस तरह से कोई एग्रीमेंट होता, तीनों के नाम एग्रीमेंट के अंदर होते, तो फिर तो सूट फाइल हो जाता। लेकिन यहां पे सी जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में सिर्फ ए ही सू कर सकेगा अगर पैसे ना मिले तो। हाँ, ए सू कर सकता है बी के ऊपर, सी नहीं कर सकते। सर स्क्रीन नजर नहीं हो रही, स्क्रीन तो अब नजर आनी चाहिए क्योंकि मैंने तो शेयर कराई हुई है। ठीक है जी। सर जूम बार बार क्लोज हो रहा है, अब ये मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये मेरा मसला तो नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन के लिए बड़ी जरूरी बात होती है कि रेलेवेंट पर्सन से पूछा जाए। ठीक है, अब आप मुझसे आगे पूछें कि जी ये चीज हराम है या हलाल है, तो मैं आपको इसका आंसर कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि ये एक आलिम का सवाल है। इसी तरह से अगर आपका जूम बार बार ऑफ हो रहा है तो वो क्वेश्चन आप क्लास में नहीं पूछे, वो क्वेश्चन आप किसी आईटी हेड से पूछे या आप किसी आईसीएमए के रिप्रेजेंटेटिव से पूछे ना, जो आपके इसको पूरा ऑर्गेनाइज करे हुए, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एक रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे पूछा जाए। और ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगी जब आप जॉब वगैरह करेंगे। ठीक है, आप मीटिंग में बैठेंगे, आपको मुख्तलिफ तरह के सवाल वहां पे भी ध्यान में आएंगे, तो ऐसा नहीं होता कि जो भी सवाल आपके ध्यान में आए वो आपने खटक करके पूछ लेना होता है। थोड़ा सा सेंस लिया करें कि कहाँ पे क्या चीज पूछनी है। ये आपकी बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, तो इस चीज पे बड़ा ध्यान रखिएगा। फिर सी तो ए पे सू करेगा अगर पैसे ना मिले, वो सी और ए का अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी का अलग कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो सी ए पे करेगा, वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे करेगा, ये मॉर्गेज वाले कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे नहीं करेगा। ठीक है सर साहब। अच्छा सर, हमारा मसला भी नहीं है सर, जूम पे मसला आ रहा है। अच्छा जी, यूजलेस क्वेश्चन सर, यही एग्जांपल दोबारा समझा दें लास्ट वाली। देखें हमने एक बात करी थी कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सूट फाइल नहीं कर सकता। किस तरह से? हमने कहा कि ए ने बी के पास अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई। ठीक है, ए ने बी के पास अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई, कहां पे? कि वो ए के जो पैसे जो ए ने किसी दौर में सी से उधार लिए होंगे। ठीक है, ए बी के पास अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराते हैं और बी कहते हैं कि जो तुमने सी से किसी टाइम में उधार लिए थे ना वो मैं दे दूंगा सी को, और बाद में वो सी को पैसे नहीं देते। तो यहां पे सी जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं थे, स्ट्रेंजर थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए सी इस केस के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते पैसों के लिए कि आप मुझे पैसे दें, क्योंकि वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट थे। ठीक है सब? ठीक है सर। एक्सेप्शन, हम नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर। मॉर्गेज गिरवी रखने को कहते हैं कि कोई भी चीज जब आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह किसी के पास गिरवी रख के पैसे वगैरह लेते हैं ना, तो उसको दर हकीकत मॉर्गेज कहते हैं। यहाँ पे ए ने खुद पैसे नहीं लेते, ए ने सी की तरफ मूव कराना चाहिए थी लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनाया था, इस वजह से वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट थे। देखिए अब जब लॉ होता है ना तो हर जगह उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। जिस तरह जी, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ सी वॉज नॉट देयर, और कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम भी नहीं था और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं थे। ठीक है, अब देखें एक्सेप्शंस भी होती हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं, जब भी कोई लॉ बनता है उसकी लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन वहां पे आपने
उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी होंगी, हालांकि होती नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी राइटर्स ने उसको किताबों में लिखा हुआ है। बहरहाल आपने उसकी भी एक्सेप्शंस पढ़ी होंगी। ये नॉलेज में ही अप्लाई नहीं होता जनाब, ड्रग्स में ही अप्लाई नहीं होता, और दूसरा जब भी आप मनी की सूरत में भी अप्लाई नहीं होता, पैसों की सूरत में भी जितने आए उतनी ज्यादा आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, बहरहाल वो मेरा टॉपिक नहीं है, अलग बहस है। लेकिन वहां पे भी आपने एक्सेप्शंस पढ़ी हुई है कि यहाँ यहाँ जगहों पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। इसकी एक्सेप्शंस कैसे आती हैं कि यहाँ पे आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल कर सकते हैं, जबकि आप स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी हो उस वक्त भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस हैं, पहला पढ़ लेते हैं। वेयर एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, एक मिनट। In a case of a trust, the beneficiary can sue his own right to enforce his rights under the trust, though he was not a party to the contract between the settler and trustees. कह रहे हैं कि ट्रस्ट के केस में भी जो बेनिफिशियरी होता है वो सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक माइनर की प्रॉपर्टी, ए ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टीज टू बी टू हेल्प बाय बी इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम। ठीक है, एम कैन इन्फोर्स द एग्रीमेंट। एग्जाम्पल एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ए ने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो बी को ट्रांसफर कर दी, किस बेनिफिट के लिए? एम के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेनिफिशियरी जो होगा वो एम होगा, क्योंकि आपको पता है जब ट्रस्ट बनता है तो उसमें एक बेनिफिशियरी भी होता है। ठीक है, वो किसी के बेनिफिट के लिए होता है। नॉर्मली होता है ना, माइनर की प्रॉपर्टी पे एक बेनिफिशियरी अपॉइंट कर दिया जाता है गार्जियन के तौर पर कि वो माइनर होता है। ठीक है, तो ए ने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो बी को ट्रांसफर करी, लेकिन किस बेनिफिट के लिए? एम के बेनिफिट के लिए। एम जो थे वो बेनिफिशियरी थे, तो यहां पे भी एम डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई शख्स चेक देता है, आपको चेक देता है, ठीक है, क्रॉस चेक, आप वो चेक सेम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं किसी अपनी पार्टी को। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो अगली पार्टी जो है वो डायरेक्टली उस बंदे पे सूट फाइल कर सकती है जो कि जिसने वो चेक दिया था। नॉर्मली वो चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील होती है, इससे नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं एक ट्रस्ट वाली एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई ट्रस्टी अपॉइंट हुआ है और उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, तो जो बेनिफिशियरी होता है ट्रस्ट के केस में वो भी डायरेक्ट सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, बेनिफिशियरी जो भी होता है वो डायरेक्ट सूट फाइल कर सकता है जब भी कोई ट्रस्ट वगैरह कायम हो जाता है। केसेस इंक्लूडेड है सिलेबस में? जी सर, केसेस आ सकते हैं, आपके पेपर में केसेस पूछे जाएंगे और बिल्कुल पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के तौर पे, और मैं भी अपना जो टेस्ट वगैरह लूंगा उसमें भी आपको केसेस दूंगा। नेक्स्ट है फैमिली सेटलमेंट, where a provision is made in partition or family arrangement for maintenance or marriage expense of female members। मेंटेनेंस एक्सपेंस के मायने जो सर्वाइवल के लिए जरूरत होती है ना, जो मंथली पॉकेट मनी वगैरह, वो चीज। where a provision is made in partition or family arrangement for maintenance or marriage expense of female members, such members who are not parties to the contract can sue on the footing of the agreement। ठीक है जी, एक मिनट, सवाल आया है। नहीं, सी वहां पे बेनिफिशियरी था लेकिन वो ट्रस्ट नहीं था, और बेनिफिशियरी ट्रस्ट कायम नहीं हुआ था। ठीक है, ट्रस्ट डीड एक अलग चीज होती है, तो वो बननी चाहिए। वहां पे वो ट्रस्ट डीड कायम नहीं हुई थी उनके बीच में। मैं टेस्ट कब लूंगा, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा और मैं इसका टेस्ट ले लूंगा उसके एक हफ्ते बाद ही। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ आप लोग पढ़ते भी रहें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। फैमिली सेटलमेंट, वेयर अ प्रोविजन इज मेड इन अ पार्टीशन और फैमिली arrangement of for maintenance or marriage expense of female members, such members who are not parties to the agreement can sue on footing of the arrangement। कह रहे हैं अगर फैमिली के बीच में कोई अरेंजमेंट हो रहा है तो उसमें भी जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी सूट फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेटे से, ठीक है, एक बेटे से एक वालिद साहब का ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है
कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखोगे, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करते रहोगे, तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वालदा को देखा जाए तो वालदा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपनी वालदा के एक्सपेंसेस को नहीं उठाता तो वालदा डायरेक्टली जाके उस पर सूट फाइल कर सकती हैं। उनको वालिद साहब की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी उस पर सूट फाइल कर सकती हैं। ठीक है, तो फैमिली में यही होता है, लेकिन ओनली फॉर फीमेल मेंबर्स। ठीक है, कि अगर किसी फीमेल मेंबर की मेंटेनेंस है और इसी तरह के एग्रीमेंट की बेस पे ही कोई वालिद साहब ने प्रॉपर्टी वगैरह किसी को ट्रांसफर करी थी, लेकिन अगर उस फीमेल मेंबर्स की मेंटेनेंस या मैरिज एक्सपेंस, जैसे किसी की कोई बहन है, ठीक है, वो उसकी शादी वगैरह का खर्चा नहीं उठा रहा, तो वालिद साहब ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी और वो शादी वगैरह का खर्चा नहीं उठा रहा, तो भी बहन डायरेक्टली जाके सूट फाइल कर सकती है, भले वालिद साहब की डेथ हो गई हो या कुछ भी। ठीक है, वो ट्रांसफर कर सकती है। तो फीमेल मेंबर्स के पास ये राइट होता है कि वो फैमिली सेटलमेंट के केसेस में जहां पे उनकी मेंटेनेंस या मैरिज एक्सपेंस की बात आती है, किसी भी एग्रीमेंट में अगर शामिल हुआ हुआ है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक बाप ने बेटे से कहा कि अगर तुम अपनी माँ का भी ख्याल, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ लेकिन मेरे बाद तुम अपनी माँ का ख्याल रखोगे, उसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पूरे करोगे। ठीक है, लेकिन अगर बेटा नहीं रखता तो उसके बाद वालदा डायरेक्टली उस पर सूट फाइल कर सकती हैं वालिद साहब के बिना। हालांकि वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सूट फाइल कर सकती हैं। ठीक है जी। सर ये वाला जो आपका सवाल है, लॉ की नज़र में ट्रस्ट कब बनेगा, ये मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं आपको अलग से बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन पे आते हैं हम। देखिए, फादर ओरली क्या है या रिटर्न क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटर्न, कैन बी ओरल। रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है, लाजमी बात है, एक चीज ओरल होगी तो उसको प्रूफ करना मुश्किल होती है। ठीक है, एक चीज रिटर्न होती है तो प्रूफ करना आसान होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हेन द डिफेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी। एजेंट अभी के लिए सुन लें, मैं किसी से कोई काम करवाता हूं तो मैं उसका वो मेरा एजेंट बन जाता है। नॉर्मली हम कंपनीज में जब जॉब कर रहे होते हैं तो हम क्या होते हैं, कंपनी के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये सुन लें, बाद में हम पढ़ेंगे आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, व्हेन द डिफेंडेंट कॉन्स्टिट्यूट हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, जब कोई किसी और को अपना एजेंट शो करा दे। देखें, thus if A receives some money from B to be paid over to C and he admits of this receipt to C, then C can recover this amount of A, who shall be regarded as the agent of C. A ने क्या करा, B को C को कुछ पैसे देने थे, A गए, A ने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल C जो है वो लाहौर में रहते हैं, A जो है वो कराची में रहते हैं, और B भी जो है वो कराची में रहते हैं। ठीक है, A और B जो है वो कराची में रहते हैं, या इस एग्जाम्पल को ऐसे लें कि A जो है वो कराची में रहते हैं और सी भी कराची में रहते हैं, बी लाहौर में रहते हैं। बी को सी को कुछ अमाउंट पे ऑफ करना था। ठीक है, ए लाहौर गए, उनकी बी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार लाओ मुझे दे दो, मैं सी को ये पैसे दे दूंगा, मैं उसका एजेंट हूं, मैं सी को दे दूंगा ये पैसे, कोई मसले की बात नहीं है। बी ने ए क्या हैंड ओवर कर दिए। अच्छा, ए ने हैंड ओवर करा और लिए पैसे, और सी के पास आके एडमिट भी करा कि तुम्हारा जो कलेक्शन था, वो कैश जो था वो मैंने वहां से कलेक्ट कर लिया है मिस्टर बी के पास से। तो अब सी जो है वो डायरेक्टली ए के ऊपर भी केस कर सकते हैं कि आप जो है मुझे वो अमाउंट दें, क्योंकि आपने अपने आप को वहां पे मेरा एजेंट शो कराया, जिसकी बेस पे बी ने आपको पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे पैसे दें। ठीक है, कि ए रिसीव सम मनी फ्रॉम बी टू बी पेड ओवर टू सी, के ए ने बी से कुछ अमाउंट रिसीव करा जो कि बी को सी को देने थे, लेकिन ए ने रिसीव कर लिया और बाद में सी के सामने एडमिट भी करा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिए हैं। तो अब सी जो है वो डायरेक्टली ए पे सूट फाइल कर देंगे कि आप जो है वो मुझे अमाउंट पे ऑफ करें। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन आपकी इन केस ऑफ एजेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एजेंट आता है, एजेंट शामिल होता है, उसमें भी प्रिंसिपल सूट फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में बैठे हुए हैं, आप उस कंपनी के एजेंट हैं, आप जितने भी कमिटमेंट्स किसी से भी कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे आप करते हैं, तो कंपनी जो है वो डायरेक्टली भी थर्ड पार्टियों पे सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, कंपनी डायरेक्टली भी सूट फाइल कर सकती है, उसको आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आज आप इस सीट पे बैठे हैं, कल कोई और आके इस सीट पे बैठा हुआ होगा। ठीक है, तो कंपनी जो है वो डायरेक्टली भी सूट फाइल कर सकती है, क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है जो आपके और कंपनी के बीच में हुआ होता है।
इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, असाइनमेंट ऑफ राइट्स कहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको था वो आपने असाइन कर दिया किसी दूसरे को, मतलब आपने डीड ट्रांसफर कर दी किसी दूसरे के नाम पे, ठीक है, तो ये कहलाता है कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जितनी भी थी कॉन्ट्रैक्ट में वो आपने असाइन कर दी किसी थर्ड पार्टी को, मतलब जो राइट्स आपके पास थे आपने वो सारे के सारे थर्ड पार्टी को दे दिया और आप खुद पीछे हो गए। जब ऐसी सूरत में आप असाइनमेंट करते हैं तो भी सूट फाइल हो जाता है। अच्छा, असाइनमेंट जरूरी नहीं है आप खुद से करें, असाइनमेंट ऑटोमेटिकली बाय लॉ भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए थे, मिस्टर ए ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, मिस्टर ए की डेथ हो गई तो मिस्टर बी जो कि उनके वारिस थे, उनके बेटे थे, ऑटोमेटिकली उनके फेवर में सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये असाइनमेंट ये भी होता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी असाइनमेंट अगर किसी थर्ड पार्टी के फेवर में हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स वगैरह, तो भी जो है वो थर्ड पार्टी डायरेक्टली केस कर सकती है, उसमें उसको जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये सारी उसकी एक्सेप्शन हो गई। वापस आते हैं हम कंसिडरेशन के थर्ड पॉइंट के ऊपर, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कि आपकी जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। देखिए, इन केस ऑफ एजेंसी मैंने इस पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आगे आप पढ़ेंगे। जब एजेंसी क्या होती है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, कि एक शख्स को आप अपना ऑथराइज एजेंट बना लेते हैं, कि वो एजेंट जो है वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उन पे आप डायरेक्टली भी सूट फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एजेंट की हर हरकत के जिम्मेदार आप खुद होते हैं, एजेंट की हर हरकत के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। जिस तरह होता है ना नॉर्मली, अगर किसी बच्चे के कोई पैसे छीन ले तो वालिद साहब डायरेक्ट जाकर उससे पैसे वसूल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल होते हैं, बच्चा उनका एजेंट होता है। तो इसी तरह एजेंसी का भी सिनेरियो होता है, ठीक है। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में इसको डिटेल्ड में देखेंगे तो वहां पे ये चीज है। तो एजेंसी के केस में भी प्रिंसिपल डायरेक्टली सूट फाइल कर सकता है ना, जैसे कि एक आज कंपनी है, परचेज मैनेजर है, उसको एक जगह उसने पेमेंट करवा दी, गुड्स लेनी थी, वो पार्टी गुड्स नहीं दे रही, परचेज मैनेजर आपका जॉब छोड़ के चला गया, प्रिंसिपल तो कंपनी थी ना, कंपनी डायरेक्टली केस फाइल कर देगी उस बंदे पे जो गुड्स डिलीवर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट है मे बी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, के कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। देखिए, पास्ट कंसिडरेशन क्या है, आप एक जगह टीचिंग पे लगे, ठीक है, आप टीचिंग कर रहे हैं, पूरा महीना गुजर गया, उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, ये कौन सा एक्ट है जो आप पास्ट में कर चुके हैं, अमाउंट आज रिसीव हो रहा है, पास्ट कंसिडरेशन है। कि पास्ट में कोई एक्ट करा था जिसकी रिटर्न वैल्यू आज मिल रही है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन हुई। प्रेजेंट क्या है, सेम वही, आपने अपना घर सेल करा, कैश लिया या चेक लिया, जो भी लिया, प्रेजेंट है कि अभी कोई काम कर रहा है। फ्यूचर क्या, आपने एक लैंड देखी और अगले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार अगले साल इस लैंड पे जितनी भी फसल उगेगी सारी की सारी मैं खरीद लूंगा, और आप दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर डेट के ऊपर, फ्यूचर प्राइस के ऊपर सब कुछ कर लिया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बेसिकली एक फ्यूचर कंसिडरेशन होगा, ठीक है। पास्ट क्या है कि एक्ट पहले हुआ है, बाद में कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, जैसे कि आपने पूरे महीने टीचिंग की, उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं जिसको आप फीस कहते हैं, ये पास्ट हो गई। प्रेजेंट, दोनों चीजें हाथ के हाथ हो रही हैं साइमल्टेनियसली। और फ्यूचर क्या है कि फ्यूचर डेट के अंदर आपने एक डेट डिसाइड कर ली, कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी कि आपने एक लैंड देखा, आपने कहा इस पे जितनी भी फसल इस साल अगले साल होगी वो तमाम की तमाम उस डेट में मैं तुमसे परचेज करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने आज बना लिया, लेकिन सारी चीजें फ्यूचर में है, तो फिर ये एक फ्यूचर कंसिडरेशन हो गई, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आसान सी बात थी। एडवांस भी फ्यूचर है एडवांस भी फ्यूचर है, मतलब समझा नहीं, मतलब अगर किसी से आपने एडवांस ले लिया और फ्यूचर में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए तो फ्यूचर ही हो गया। अगर फ्यूचर की डेट पे आप पढ़ाने जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप हाथ के हाथ पैसे लेके पढ़ा रहे हैं तो फिर तो प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई ना, आपने उसी वक्त लिया और पढ़ाना शुरू हो गए, ये तो प्रेजेंट में आ गया। और अगर सिर्फ एडवांस लेके बाद में पढ़ाएंगे तो फिर वो फ्यूचर हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू,
कि जो भी कंसिडरेशन होगी जरूरी है उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो. The fourth and last essential element of a valid consideration is that it must be something to which the law attaches a value. ठीक है, अब देखें लॉ क्या कहता है. लॉ कहता है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है एक वैल्यू. कभी भी ये नहीं कहता कि एडिक्वेट होना जरूरी है, कि मुनासिब होना जरूरी है. आपकी एक कार है, आप उसको 10 लाख रुपए में बेच दें, ठीक है, लॉ ने कहा वैल्यू होना जरूरी है. आप उसको 1,000 रुपए में बेच दें, इससे भी लॉ को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लॉ ने क्या कहा है, वैल्यू होना जरूरी है. वैल्यू का मुनासिब होना जरूरी नहीं है कि आप कितनी वैल्यू उसकी लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू होना जरूरी है कि कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, की ये जरूरी है कि कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, कितनी वैल्यू आप लगा रहे हैं इससे कोई मसला नहीं, बस उसकी वैल्यू लाजमी हो, कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है. ठीक है, कितनी भी हो कोई मसले की बात नहीं है, होनी जरूर चाहिए. बस ये चीज याद रखिएगा कि कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू. ठीक है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसकी वैल्यू का होना जरूरी है. क्लियर है, मुनासिब होना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, अब देखें कंसिडरेशन का लॉ ने खुद कहा है कि मुनासिब होना जरूरी नहीं है. ये बात लॉ ने कह दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉ कहता है कि कंसिडरेशन में मुमकिन हो. ठीक है, देखें उनको कंसीडर करें पॉइंट्स को. पहली बात, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. ठीक है, कि कंसिडरेशन आपकी रियल भी होनी चाहिए. एडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट मुनासिब होना जरूरी नहीं, लेकिन वो चीज मुमकिन भी हो, पॉसिबल भी हो. ठीक है, ऐसी चीजें होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आप कोई लीगली इम्पॉसिबल चीज दे रहे हैं, आप ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप बिटकॉइन में किसी को पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है, कि लॉ ने कह दिया भाई वैल्यू होनी चाहिए, बिटकॉइन की एक वैल्यू है $11,000, तो आप उसमें पेमेंट कर रहे हैं या किसी ऐसी करेंसी में डील कर रहे हैं जिसको लॉ ने मना करा हुआ है. ठीक है, तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, तो सही है, लेकिन उसका रियल होना भी जरूरी है. एडिक्वेट है नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि लॉ ने सिर्फ वैल्यू को कहा था तो आपने वैल्यू को ही देखना है. नहीं, आपने ये भी देखना है कि कंसिडरेशन का रियल होना जरूरी है. ठीक है, जी, कंसिडरेशन की वैल्यू पैसे की शक्ल में होना जरूरी है, वरना बार्टर सिस्टम आ जाएगा फिर. ठीक है, जो भी चीज आप लेंगे उसकी वैल्यू होनी चाहिए. जरूरी नहीं होता कंसिडरेशन की प्राइस ही हमेशा कैश मिले आपको, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन जो भी चीज आपको मिल रही है उसकी वैल्यू पैसे में आप ले होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए. ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग. प्राइस सिर्फ अगर आप कैश समझ रहे हैं तो नहीं, कैश के अलावा बाकी चीजें भी आप ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो भी चीज आप लेंगे वो लीगल भी होनी चाहिए. ठीक है, तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना तो लॉ ने कह दिया जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो रियल और कॉम्पिटेंट हो. ऐसा ना हो कि लॉ की नजर में वो एक इलीगल चीज हो या एक ऐसी चीज हो जो फिजिकली इम्पॉसिबल थी, करना ही नामुमकिन थी. इसीलिए लॉ ने मजीद 4 पॉइंट्स पे बात करी है कि कंसिडरेशन में इन चीजों को भी देखें. तो पहला उसमें से फिजिकली इम्पॉसिबल, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल. कोई ऐसी चीज का प्रॉमिस आप नहीं कर सकते जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है. जैसे कोई शख्स कहे मैं मुर्दे में जान डाल देता हूँ, मैं जादू से खजाना ले आता हूँ, ठीक है, या मैं 100 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर सकता हूँ. ये तमाम चीजें फिजिकली इम्पॉसिबल है. ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते कि ठीक है जी, क्योंकि ये कंसिडरेशन फिजिकली इम्पॉसिबल. अगर इस चीज के लिए आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि ये कंसिडरेशन नामुमकिन है, लॉ ने ही मना करी हुई. ठीक है, फिजिकली इम्पॉसिबल आपने सबसे पहले देखना है कि कोई भी चीज, जो भी प्रॉमिस आप ले रहे हैं वो फिजिकली पॉसिबल भी है. ऐसा है कि करना ही नामुमकिन था शुरू से, तो इस चीज को भी हमने देखना होता है. सर्विस लेना या देना भी कंसिडरेशन है. जी सर, जो भी चीज समथिंग इन रिटर्न वो कंसिडरेशन ही होती है. ठीक है, दूसरा, लीगली इम्पॉसिबल. भाई जो भी चीज आप कर रहे हैं उसका लीगली पॉसिबल होना भी जरूरी है, कि वो लीगली पॉसिबल हो, लॉ ने उसको अलाउ किया हो. ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे एक बात करी थी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि लीगली इम्पॉसिबल दी हुई थी,
ठीक है, लॉ ने उसको अलाउ ही नहीं करा हुआ कि आप उस चीज में ट्रेड करें। जैसे वीट की प्राइवेट ट्रेड पे मैंने बताया था लॉ बैंड लगा दे, पॉलिथीन बैग्स पे बैंड लगा हुआ है, बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी आपकी आ रही है इन पे बैंड है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो लीगली इम्पॉसिबल है, लीगल आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये चीज भी कंसिडरेशन में देखना जरूरी है कि जो भी चीज हो वो लीगल होनी चाहिए। तीसरा, अनसर्टेन कंसिडरेशन। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन हमेशा एक डेफिनेट एंड क्लियर होनी चाहिए। किस तरह से आप कहीं पे जॉब पे लग रहे हैं, वो आपको बोले ठीक है आप 1 महीना काम करें, हम आपको मुनासिब पैसे दे देंगे, नहीं, गलत है, नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्या आपको वो ये बोलेंगे हम देखेंगे जो भी रिम्यूनरेशन हमें सही लगा वो हम आपको पे ऑफ कर देंगे, नहीं, आप डिसाइड करेंगे उसी वक्त। ठीक है, किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, हमेशा सर्टेन होनी चाहिए कंसिडरेशन। कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी एम्बिग्युइटी कंसिडरेशन में काबिल कबूल नहीं है, जरूरी है कि वो सर्टेन हो। तीसरा और चौथा पॉइंट है, सॉरी, इल्यूजनरी कंसिडरेशन। इल्यूजन आपने सुना होगा, वो चीज होती है, वो चीज आपको दिखाते हैं जो दर हकीकत हो नहीं रही होती, लेकिन आपको इल्यूजन के तौर पे दिखा रहे होते हैं। ठीक है, काफी मूवीज वगैरह भी इल्यूजन में आई हुई हैं, तो वो आप लोगों ने पता नहीं देखी नहीं देखी, लेकिन इल्यूजन बेसिकली इस तरह की चीज होती है। एक ट्रिक होती है, एक इल्यूजन होता है। इल्यूजन ट्रिक तो आपको पता ही होगा, मैजिशियंस जो ट्रिक खेल रहे होते हैं। इल्यूजन होता है कि आपको वो चीज शो करा देते हैं जो हकीकत में होती नहीं है। देखें, कंसिडरेशन इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। इल्यूजन किस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, आपका एक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर जिसके अंदर मिस्टर सी जो है वो भी इन्वॉल्व है, और कोर्ट ने उनको ऑलरेडी सम्मन भेज दिया गवाही के लिए। कोर्ट ने उनको लेटर भेज दिया है कि आप गवाही के लिए प्रेजेंट हो। अब भले वो आपके हक में भेजा, ठीक है, कोर्ट ने जस्ट उनको एक लेटर भेज दिया। मिस्टर सी आपके पास आते हैं, कहते हैं यार तुम्हारा केस जो है ना मैं जल्दी हल करवा दूंगा, मैं कोर्ट में गवाही के लिए आ जाऊंगा अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। मतलब तुम अगर बोलो, तुम मुझे अगर मुझे कुछ पैसे दो तो मैं जो है वो कोर्ट में गवाही के लिए आ जाऊंगा, या तुम मुझे ट्रांसपोर्ट दो, या तुम मुझे कुछ भी चीज दो, मैं कोर्ट में गवाही के लिए आ जाऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मिस्टर सी क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी मिस्टर सी को गवाही के लिए जाना है, क्योंकि कोर्ट उन्हें ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है। लेकिन वो आपके सामने इल्यूजन क्या शो करा रहे हैं कि मैं आपकी वजह से जाऊंगा। तो ये दर हकीकत एक इल्यूजनरी कंसिडरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन वाले थे, म्यूनिसिपल पार्टी वाले, उनको एक जगह मार्केट बनानी थी। आपने ऐसे ही आपको एक मिला, आपने उसको बोला यार अगर इस जगह मार्केट बन जाए ना तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, उसने आपसे पैसे लिए और वहां पे मार्केट बनाना शुरू कर दी। मार्केट तो उसको ऑलरेडी बनानी ही थी उस जगह। ठीक है, तो ये भी दर हकीकत एक इल्यूजन क्रिएट करा दिया उसने कि मैं आपकी वजह से ये काम कर रहा हूँ। जब आप किसी को, जो काम आपको खुद से ऑलरेडी करना था लेकिन आप किसी को शो कराएंगे तुम्हारी वजह से ये काम हो रहा है, तो ये बेसिकली एक इल्यूजन होता है। और ये इल्यूजनरी कंसिडरेशन कहलाती है, जो कि लॉ की नजर में काबिल कबूल नहीं होती। क्वेश्चन देखते हैं। इल्यूजन की एग्जाम्पल ही तो दे रहा हूं कि जब कोर्ट ने ऑलरेडी मिस्टर सी को एक लेटर भेजा हुआ था कि आपने एक केस की सूरत में गवाही के तौर पे आना है, जो कि केस आपका चल रहा था ना कोर्ट में, उस पे सी को कोर्ट ने ऑटोमेटिकली खुद कॉल किया था कि आप गवाही के लिए आ जाए। सी को कॉल किया, लेकिन सी आपके पास आए, सी ने आपको इल्यूजन क्या शो कराया कि अगर तुम मुझे ट्रांसपोर्ट वगैरह दे दो तो मैं गवाही के लिए चला जाऊंगा। आपको लगा कि ये आपके लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नहीं भी देते ना तो भी उन्हें जाना ही है। क्यों? क्योंकि उनको पास ऑलरेडी लेटर आ चुका है। ठीक है, लेकिन वो इल्यूजन आपको क्या शो करा रहे हैं कि मैं आपकी वजह से जाऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इल्यूजनरी कंसिडरेशन है जो कि काबिल कबूल नहीं होती। अनसर्टेन कंसिडरेशन दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, मतलब जो भी वैल्यू आपने डिसाइड करनी है उसका होना जरूरी है कि भाई चीज डिसाइडेड हो। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कहीं आप जॉब पे लगे, अगर वो आपको बोले आप काम करें 1 महीने, उसके बाद हम आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे, नहीं, ये अलाउ नहीं होता, ये अनसर्टेन कंसिडरेशन है। ठीक है, आप जॉब पे लगे, आप उसी वक्त ऑफर लेटर में अपनी सैलरी डिसाइड करेंगे। अगर कोई आपको ये कहता है कि नहीं हम डिसाइड करेंगे 1 महीने बाद काम वाम के हिसाब से देख दाख के, वो इल्यूज अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन कंसिडरेशन है, क्योंकि सर्टेन नहीं है। डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे चलें।
लेकिन अब देखें, however in the following cases consideration has been regarded as real and valid. ऊपर वाले जो 4 पॉइंट्स थे उनको तो आपने इनवैलिड कंसिडरेशन कर दिया कि वो तो इनवैलिड होते हैं, काबिल कबूल नहीं होते, तो वहां तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता। अच्छा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि उसमें कंसिडरेशन हो, क्योंकि आपको पता है जब तक कंसिडरेशन नहीं होगी एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी मिलती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कंसिडरेशन का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये 2 केसेस ऐसे हैं जिसको लॉ कह रहा है कि ये जो है ये कंसिडरेशन में काबिल कबूल है, एक वैलिड होते हैं, रियल कंसिडरेशन में आते हैं। ऊपर वाले 4 रियल नहीं थे, लेकिन ये जो है वो दोनों रियल कंसिडरेशन में आते हैं। कौन कौन से? forbearance to sue. Forbearance to sue at the instance of the debtor is sufficient consideration. A has a right to his debtor B 5,000, but in fact forbears to B as B. देखें, आसान से लफ्जों में सुने क्या होता है। फोरबियरेंस मतलब रोकना, किसी को सू से रोकने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप याद करें जब मैंने आपको ऑफर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने कहा था कि एक्स ने वाई को 10,000 रुपए दिए और वापस लेने थे। वाई ने कहा नहीं यार मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, तुम सूट फाइल मत करो, मैं तुम्हें 10 की जगह 12,000 दूंगा। तो वो जो 2,000 थे ना वो उसने क्यों एक्स्ट्रा दे रहा था कि उसके ऊपर सूट फाइल ना हो, मतलब सूट से रोकने के लिए। तो जो फोरबियरेंस टू सू है, जो 2,000 रुपए है, वो एक वैलिड कंसिडरेशन है, लॉ ने उसको अलाउ किया हुआ है। यही बात यहाँ लिखी है, forbearance to sue at the instance of the debtor is sufficient consideration. A has a right to sue his debtor B for 5,000, but in fact forbears as B agreed to pay 100 more. Such forbearance is valuable consideration for the promise being in nature of abstinence, and A can later on sue B for 5,100. But in order that forbearance should be a consideration, there must be existing and lawful liability. वही बात कह रहे हैं कि वो जो हमने एग्जाम्पल दी थी एक्स और वाई वाली, हमने कहा था 10,000 देने थे, लेकिन वाई ने क्या कहा, मैं अभी नहीं दे रहा, मैं 2 महीने बाद दूंगा, तुम सूट फाइल मत करो, मैं 10 की जगह 12 दूंगा। तो 2 महीने बाद जो सूट फाइल होगा वो फिर 10,000 का नहीं होगा, वो 12,000 का होगा, क्योंकि 2,000 रुपए वो जो 2 महीने रुका है उसकी प्राइस थी, उसकी कंसिडरेशन थी। तो फोरबियरेंस टू सू एक वैलिड कंसिडरेशन होती है, एक रियल कंसिडरेशन होती है। देखिए सू वाला पॉइंट अकेले बता रहा हूँ। देखिए जब आप किसी को कोर्ट में केस से रोकने के लिए पैसे दे रहे हैं कि यार अभी मत करो बाद में कर लेना। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ उधार दिए थे 10,000, ठीक है। वाई ने क्या करा, पैसे नहीं दे पाए, एक्स ने कहा ठीक है नहीं दे पाए तुम, मैं सूट फाइल कर देता हूँ तुम्हारे अगेंस्ट। वाई ने कहा यार तुम ऐसा करो अभी सूट फाइल मत करो, तुम 2 महीने बाद कर देना, भले मुझे टाइम दे दो। और एक्स ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। वाई ने कहा नहीं यार मैं तुम्हें 10 की जगह 12,000 दूंगा, तुम रुक जाओ। एक्स ने कहा ठीक है 2 महीने बाद चला जाऊंगा अगर तुमने पैसे नहीं दिए। तो वो जो 2,000 रुपए वो दे रहा है वो किस चीज के दे रहा है, उसको केस से रोकने के लिए दे रहा है, फोरबियरेंस रुकने के लिए दे रहा है ना। तो वो जो 2,000 एक्स्ट्रा दे रहा है वो फोरबियरेंस की वैल्यू है और वो एक वैलिड कंसिडरेशन में कंसीडर होती है, ठीक है। तो 2 महीने बाद भी अगर वाई पैसे नहीं दे पाते तो केस अब 10,000 का एक्स नहीं करेगा, अब वो 12,000 का करेगा, क्योंकि 10,000 जो उसकी प्रिंसिपल लाइबिलिटी थी और 2,000 वो लेगा जो फोरबियरेंस टू सू था, जो मैं 2 महीने रुका हूं, लेट आया हूं कोर्ट। इसी तरह अगला है compromise of a pending suit. The compromise of a disputed or doubtful claim is a good consideration for the fresh agreement of compromise. अगर कोई आपका सूट केस वगैरह में कोर्ट वगैरह में चल रहा था 1 लाख रुपए का, अब कोर्ट में आपको पता है केस चलते रहते हैं, आप अगर उसके बाहर भी कॉम्प्रोमाइज आपस में करना चाहें कि देखो यार वहां पे तुम्हारा भी टाइम लगा है मेरा भी लग रहा है, 1 लाख का केस चल रहा है, एक की जगह मस्ती में काम करते हैं और केस यहाँ पे विड्रॉ करके आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं 80,000 में। तो वो 20,000 रुपए जो है वो दर हकीकत एक कॉम्प्रोमाइज की वैल्यू है और ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन होती है कि आपने 1 लाख की जगह 80,000 में आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो ये भी एक वैलिड कंसिडरेशन है कि आपने आपस में प्रॉमिस कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है जनाब। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे यही पूछा था कि सर खालिद महमूद चीमा की किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त भी मैंने आप लोगों को कहा था कि वो जो है वो बुक कंप्लीट नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें नहीं लिखी हुई और आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं वो, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें से एक ये भी थी फॉरबियरेंस टू सू और कॉम्प्रोमाइज ऑफ पेंडिंग सूट।
ये उसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। और क्योंकि मैं ये बात इसलिए अभी कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे भी अलग से पूछ रहे हैं कि इस किताब पे चले उसमें, और ज्यादातर नाम उसमें खालिद महमूद चीमा साहब का आता है। तो बहुत आसान सा हल है, आप उसको कंपेयर करके देख लें। आप एजेंसी का चैप्टर खोलिएगा, खालिद महमूद चीमा साहब का भी खोल लिएगा और MC कुच्चल का भी खोल लिएगा, आपको फर्क का अंदाजा हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि रिकमेंडेड बुक्स में MC कुच्चल भी है और खालिद महमूद चीमा भी है, तो आपने मैक्सिमम कवरेज ऑफ सिलेबस करना होता है। क्योंकि अगर पेपर MC कुच्चल के थ्रू बन गया तो फिर, या उसमें से चीजें पूछ ली गई, तो फिर आप लाजमी बात है, जब वो चीजें खालिद महमूद चीमा साहब की किताब में है ही नहीं, तो वो आप पेपर में भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं वो बुक रिकमेंड नहीं करता। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ बुक्स का स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो देखें मार्केट में 10 तरह की बुक्स आती हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा आती होंगी। तो हर बुक का तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप उससे पढ़ लें, आप उससे पढ़ लें, आप उससे पढ़ लें। इस तरह तो 50 स्टूडेंट 50 की 50 किताबें लेकर आ जाएंगे। तो टीचर एक ही रिकमेंडेड बुक पढ़ाता है, वही आपने पढ़नी होती है। अगर आप उसके अलावा किसी बुक पे जा रहे हैं, वो आपका अपना डिसीजन है, आपने खुद मैनेज करना है। ठीक है, आप जाना चाहते हैं आप बिल्कुल चले जाएं, आपका अपना डिसीजन है, आपने खुद मैनेज करना है। उस बुक से लिंक मुझसे कोई चीज नहीं पूछिएगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि पहली बात, वो आतिफ आब्दी साहब की किताब के बारे में भी सवाल आया था, वो किताब मैंने खुद भी नहीं पढ़ी कभी, सच्ची बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैंने पहली बात तो सच्ची खुद भी नहीं पढ़ी, तो उस बुक के हवाले से भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछिएगा आप लोग। क्योंकि लॉ में जो सबसे ज्यादा मशहूर किताब है, मैंने उसको आपको रिकमेंड किया हुआ है और वही सबसे अच्छी किताब है। इसके अलावा और भी एक दो हैं, लेकिन वो भी इसके कंपैरेटिव में ही है। ठीक है, तो उसको मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी किताब पे जाते हैं तो वो आपका अपना डिसीजन है, आपने खुद मैनेज उसको करना है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना मैं आगे चलूं। एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, तो किताब के हवाले से काइंडली आप कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछिएगा पर्सनल मैसेज में भी, क्योंकि जो बुक मैंने बता दी वही बुक है। उसके अलावा कहीं भी जाएं आप खुद मैनेज करें, किसी भी किताब से पढ़ें आप खुद मैनेज करें, खुद उसको मेरे सिलेबस से मैच करें, खुद उसको समझें। ठीक है, तो किताब के हवाले से काइंडली कोई क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। इसके अलावा आप लोग पूछ सकते हैं जब दिल चाहे। अच्छा जी, एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जी, एक मिनट, कॉम्प्रोमाइज ऑफ पेंडिंग बता देता हूं मैं। कॉम्प्रोमाइज ऑफ पेंडिंग सूट के मायने होते हैं भाई कि कोई भी केस जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का केस चल रहा था, दोनों पार्टी का 10 लाख का क्लेम था, ठीक है, लेकिन अगर बाहर कोर्ट के वो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लें 8 लाख रुपए में कि ठीक है यार, कोर्ट में कहा तुम भी भागोगे मैं भी भागूंगा, हम आपस में ही बाहर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो ये जो 2 लाख रुपए ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज की वैल्यू है और ये एक वैलिड कंसिडरेशन में आता है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज करना चाहें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। देखें जी, हमने ये रूल पढ़ा है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें कंसिडरेशन ना भी हो तो वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, पहला उसमें से है एग्रीमेंट मेड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केसेस होते हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। देखें, अगर आप अपनी वाइफ से ऐसे ही एक वादा करेंगे मैं तुम्हें एक नेकलेस दिलाऊंगा और कल को आप नहीं दिलाते, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ठीक है, कल को आप नहीं दिलाते तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज एनफोर्सेबल इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग and registered under the law for the time being in force for the registration of documents and made on account of natural love and affection। लेकिन अगर वही चीज में ये 3 चीजें हो जाए, ठीक है, 4 चीजें, कि पहला राइटिंग में हो जाए, उसको रजिस्टर्ड करा लें, स्टैम्प पेपर वगैरह पे राइटिंग हो, ठीक है, तीसरा आप दोनों के बीच में नेचुरल लव का केस भी हो, चौथा पार्टी बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। जो भी पार्टीज हैं दोनों, उनके बीच में भी एक नियर रिलेशन हो, क्योंकि रिलेशन नियर होगा तो ही नेचुरल लव होगा, वरना होगा ही नहीं। दूर से तो आप पता नहीं लव कर करके कौन कौन से केस बना देंगे। ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज है। तो नियर रिलेशन भी होना जरूरी है कि आपके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो करीबी। अगर आपकी वाइफ ये, अब देखें हस्बैंड वाइफ के केस में नियर रिलेशन भी होता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी होता है। अगर आप
वादा करते हैं नेकलेस का और वाइफ जो है उसको रिटर्न स्टैम्प पेपर पे ले लेती हैं, तो अब ये चारों कंडीशंस पूरी हो गई, तो अब वो बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और फिर उसको क्लेम किया जा सकता है, आपने दिलाना ही है। ठीक है, अगर ए जो है वो अपने बेटे को बोलेंगे मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा गिफ्ट के तौर, ऐसे ही मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, और बेटा क्या करता है उसको रिटर्न में लेता है, रजिस्टर्ड भी करा लेता है, नेचुरल अब तो ऑलरेडी है, नियर रिलेशन भी है बाप बेटे का, तो वो बेटा भी अपने वालिद साहब से क्लेम कर सकता है। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन का जो केस होता है, इसमें अगर ये चारों कंडीशंस पूरी कर दी जाए तो विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से एक और एक्सेप्शन है आपकी, एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है, आपने माजी में कोई काम करा, किसी साहब ने वॉलंटरीली करा आपने, ठीक है, किसी साहब ने आपसे वादा कर लिया कि मैं पैसे दूंगा। ठीक है, देखें, अ प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन इज आल्सो वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर और डन समथिंग व्हिच द प्रॉमिसर वाज लीगली कंपेल्ड टू डू। देखें, एक लाइफ गार्ड था, आप समंदर में डूब रहे थे, एक लाइफ गार्ड था, उसने आपकी जान बचाई। पहली बात तो लीगली उसका काम यही था। ठीक है, आपकी जान बची, आपने उससे प्रॉमिस कर लिया मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, ये था लीगली उसका काम ही था, लेकिन आपने उससे क्योंकि प्रॉमिस कर लिया पास्ट सर्विसेज का, तो अब आप उसको पे ऑफ करेंगे विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा, आप समंदर में डूब रहे थे, एक साहब को तैरना आता था, उन्होंने आपकी जान बचा ली कूद के, उन्होंने वॉलंटरीली आपकी जान बचाई, अपने आप को सरेंडर किया वॉलंटरीली तौर पर। ठीक है, किसी अच्छी नीयत से करा कि विदाउट कंपनसेशन उन्होंने सर आपकी जान बचाई, और आपकी जब जान बच गई आपने कहा मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो ये भी क्या एक्ट है, जो आपने पास्ट में करा है वॉलंटरीली, उसकी कंपनसेशन है। तो ऐसे प्रॉमिस को भी फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये भी विदाउट कंसिडरेशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कि दो बातें, कि अगर कोई शख्स पास्ट में कोई वॉलंटरी सर्विस करे, उसका पे ऑफ आप करने खड़े हो जाएं, या वो लीगली उसी काम के लिए था लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको पे ऑफ करने लगे, तो भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मजीद इसमें अब गुफ्तगू करते हैं हम, इसके भी 4 पॉइंट्स। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एक्सेप्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड। अच्छा, इसमें ये पॉइंट्स भी नोट करने हैं आपने। सूट फाइल होगा इसमें, हाँ होगा ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सूट फाइल कर दो। वकील को अफोर्ड कर सकते हो तो सूट बिल्कुल फाइल कर दो। ठीक है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस एक्सेप्शन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, कि इस एक्सेप्शन के लिए आपने ये पॉइंट्स नोट करने मजीद। द सर्विस शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरी फॉर द प्रॉमिसर इफ इट इज नॉट अ वॉलंटरी बट रेंडर्ड द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर देन इट इज कवर्ड अंडर पास। कि जो भी एक्ट आपने करा है, पहली बात तो वो वॉलंटरी ही नहीं होना चाहिए, वो सॉरी वॉलंटरीली होना चाहिए। अगर वो वॉलंटरी नहीं था, वो डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर था, तो फिर वो ये वाले केस में नहीं आएगा, फिर तो वो पास्ट कंसिडरेशन में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को फ्री में पढ़ा रहे थे, ऐसे ही जाके फिर उसने खुश होकर आपको बोला यार मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये तो वॉलंटरीली था, ये तो यही एग्रीमेंट बना के पास्ट वॉलंटरी सर्विस के ऊपर नो कंसिडरेशन पे बन गया। लेकिन ऑलरेडी डिसाइडेड, आपने पूरे महीने पढ़ाया उसकी ख्वाहिश के ऊपर और उसके बाद आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये पास्ट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट रखिएगा। रिटर्न फॉर्म में प्रॉमिस ना किया गया और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में तो जरूरी है, लेकिन आपका पास वॉलंटरी सर्विस तो रिटर्न फॉर्म में ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बात वही है कि प्रूफ कर सकें आप तो। ठीक है, लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे तो जरूरी रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म भी है, दूसरा रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है उसका। तो यहाँ पे क्या है, पहला कि जो भी वॉलंटरी सर्विस आपने करी है वो वॉलंटरीली करी है और डिजायर पे ना हो प्रॉमिसर की। अगर उसकी डिजायर पे थी तो फिर तो वो पास्ट कंसिडरेशन में आएगी, फिर वॉलंटरीली नहीं आएगी। Second, the promise must be in existence. The promiser must be in existence at the time of services was rendered. Thus, where services were rendered by a promoter of the company, not then in existence, a subsequent promise by the company to pay for them could not be brought within the exception. देखिए, इस पॉइंट को जरा समझें। ये भी जरूरी है कि जब आप पास्ट वॉलंटरी सर्विस करेंगे तो जो प्रोमिसर था जिसके लिए आपने की थी उसकी एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है सर, जिसके लिए भी करेंगे वो शख्स तो मौजूद ही होगा ना। नहीं,
देखिए कंपनी क्या होती है, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम देता है। कंपनी को जो डेफिनेशन है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच कैन सू और बी सू, कि कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं, नेचुरल क्यों नहीं कहते, क्योंकि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल किसी से शादी नहीं कर सकती, किसी को तलाक नहीं दे सकती, ठीक है, किसी को खाने पे नहीं जा सकती, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकती सोशली। तो इसलिए हम उसको नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि देखें अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप किसी पे केस करते हैं तो दर हकीकत वो केस आप उसके ऊपर करते हैं, शख्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एरिया में कोई शॉपकीपर है, अगर उसने आपको कोई चीज डिलीवर्ड नहीं करी काजिम स्टोर के ऊपर, तो काजिम स्टोर पे जो कासिम भाई बैठते हैं ना, उनके ऊपर ही आप केस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कंपनी थी, अगर वो कंपनी थी तो अब जैसे पी एंड जी है, पी एंड जी में अगर आप केस करेंगे तो आप पी एंड जी के ऊपर केस करेंगे। तो कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी जब फॉर्म हो रही होती है तो वहां पे कुछ आपने इंटर कॉमर्स के जो लोग हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में पढ़ा हुआ होगा, प्रोमोटर्स भी होते हैं जो बाद में आके डायरेक्टर बनते हैं। प्रोमोटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंपनी का आइडिया फॉर्म करते हैं और कंपनी को बनाने के लिए एक आइडिया फॉर्म करते हैं और मुख्तलिफ अखराजात करते हैं और बाकी चीजें वॉलंटरी भी कर रहे होते हैं, पैसों भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी फॉर्म करना इज अ टिपिकल प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें, इतना ईजी नहीं है कि आप कंपनी फॉर्म कर लें, ठीक है। तो प्रोमोटर जो भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो काम कर रहे होते हैं ना उस वक्त कंपनी एग्जिस्टेंस में होती ही नहीं है। जब प्रोमोटर काम करता है कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती, कंपनी तो एग्जिस्ट हो रही होती है, एग्जिस्टेंस नहीं होती कंपनी की, रजिस्टर्ड नहीं होती उस वक्त, ठीक है। अगर प्रोमोटर कंपनी के लिए कोई काम करता है और बाद में जब कंपनी फॉर्म होती है और उससे प्रॉमिस करा जाए कि हम आपको पैसे देंगे क्योंकि आपने हमारे लिए पास्ट में ये काम करा था, तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन में नहीं आता, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब पास्ट वॉलंटरी सर्विस दी गई, जब सर्विसेज दी गई हैं प्रोमोटर्स ने, तो उस वक्त एग्जिस्टेंस जरूरी थी प्रोमिसर की, तो कंपनी तो उस वक्त फॉर्म ही नहीं थी, तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी। तीसरा, अ पर्सन मस्ट बी, द प्रॉमिस मस्ट be to compensate a person who has himself done something for the promiser and not to a person who has done nothing for the promise, ठीक है। thus where B treated A during his illness but refused to accept payment from A, being friends, A in gratitude promised to B to 1000 to B's son. D, the agreement between A and D is void for want of consideration, it's not covered under the. ये भी जरूरी है कि जो भी पास्ट वॉलंटरी सर्विस होगी वो प्रोमिसी ने खुद से की हुई हो किसी के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखिए कि ए जो है उन्होंने बी की बहुत खिदमत करी, सॉरी बी ने ए की बहुत खिदमत करी जब ए बीमार थे, बी ने ए की बहुत खिदमत करी जब ए जो थे वो बीमार थे, ठीक है। लेकिन बी ने जब उनको पैसे देना चाहे पास्ट वॉलंटरी सर्विस के अगेंस्ट में, तो ए ने मना कर दिया कि नहीं यार हम दोनों दोस्त हैं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। लेकिन फिर हुआ क्या, ए ने उनके बेटे को बोला कि मैं बेटे को दे दूंगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ए और डी के बीच में हो रहा है, डी जो कि बी के बेटे थे, ठीक है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये सर्विसेज जो है वो उनके बेटे ने नहीं दी थी, उन्होंने खुद दी थी। तो ये भी जरूरी है कि नो रूल्स नो कंसिडरेशन में जब पास वॉलंटरी सर्विस की बात होगी तो वहां पे वो एक्ट खुद से प्रोमिसर ने किया हो, किसी और के लिए ना किया गया, किसी और, ठीक है। तो वो उसका खुद से करना जरूरी है, जो भी शख्स होगा वो उसने खुद से पास्ट एक्ट किया, ये नहीं कि किसी दूसरे ने किया और आप बीच में कूद रहे, नहीं, उसने खुद से किया होगा, आप उसी के साथ वादा करेंगे तो वैलिड होगा, अदरवाइज वो एक इनवैलिड वादा होगा। अगला, द इंटेंशन ऑफ द प्रोमिसर ought to compensate the promisee, a promise given for any motive other than desire to compensate the promise will not fall within this exception। ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या है कि जो भी प्रॉमिस आपने किया है ये जरूरी है कि वो आपकी सर्विसेज को कॉम्पनसेट करने के लिए हो, इसके अलावा अगर आपकी कोई और इंटेंशन थी तो फिर वो इस केस में फॉल नहीं करेगा। जो भी उसने पास्ट एक्ट किया था आप उसको अगर कंपनसेट करना चाह रहे हैं गुड जेस्चर के तौर पे, ठीक है, तो सही है, वैलिड है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई इंटेंशन आपकी है तो वो एक इनवैलिड चीज है, काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पांचवा पॉइंट, और फिर
The promise to whom the service has rendered need not to be competent to a contract at the time the service was rendered. Thus, a promise made after obtaining majority to pay good for. देखें, प्रोमिसर का जिसके लिए सर्विसेज की गई थी पास्ट में, ये भी जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो उस वक्त। ठीक है, किस तरह से? अगर आपने किसी माइनर को उसकी माइनॉरिटी के टाइम पे, जब वो इनकॉम्पिटेंट था कॉन्ट्रैक्ट में, जरूरियात जिंदगी आपने पे ऑफ की थी, ठीक है, जरूरियात जिंदगी, सप्लाईज, नेसेसिटीज आप उसको देते थे, ठीक है। जब वो बड़ा हुआ उसने कहा जनाब आपने मुझे मादी में बड़ा ख्याल रखा है, मैं आपको उसके पैसे देना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, क्या आप वॉलंटरीली दे रहे थे, लेकिन उसने कहा मैं पैसे देना चाहता हूँ, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता कि जिस वक्त आप उसको पास वॉलंटरी एक्ट कर रहे थे उस वक्त वो एक इनकॉम्पिटेंट पार्टी था, नहीं। भले वो कॉम्पिटेंट हो इनकॉम्पिटेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अटेनिंग मेजोरिटी में ये काम कर लिया उसने, आपसे करा, तो वो भी एक वैलिड बात हुई। अच्छा जी, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, चौथा वाला समझा दें। देखिए, चौथा वाला ये है कि जो भी आपकी इंटेंशन होनी चाहिए वो उसको कंपनसेट करने की होनी चाहिए, कोई और ना हो कि आप आगे जाके उससे कोई फायदा लेने के चक्कर में उसलिए उसके पास्ट एक्ट के ऊपर आप उसको पैसे देना चाह रहे हो कंपनसेशन के तौर पे। आपकी इंटेंशन मेलाफाइड नहीं होनी चाहिए, एक बोनाफाइड इंटेंशन हो, और वो यही हो कि जनाब इसकी पास्ट वॉलंटरी सर्विस को मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी दूसरी इंटेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। देखिए, रिटर्न में होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है, ये सवाल आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटर्न, कैन बी ओरल। जहां पे रिटर्न जरूरी है वो नेचुरल लिमिट ऑफ एक्शन का केस था, वहां पे बकायदा लॉ ने बताया कि इसका रिटर्न में होना जरूरी है, इसके अलावा कोई भी होगा वो कैन बी रिटर्न, कैन बी ओरल, ठीक है। लेकिन रिटर्न करने से पहले जिंदगी में ये याद रखिएगा कि उसको प्रूव भी करना है। स्टूडेंट वेट करें, टीचर आ रहे हैं, 5 2 3 मिनट वेट करें, आ रहे हैं।
स्टूडेंट आपकी क्लास सेंड हो चुकी है। टीचर के पास कोई इशू आ गया जो अभी रिजॉल्व नहीं हो सकता 2-3 मिनट में, तो आपकी क्लास ऑफ है। स्टूडेंट आपकी क्लास ऑफ है। टीचर के पास कोई इशू आ गया जो रिजॉल्व नहीं हो सका अभी, तो इंशाल्लाह फिर आपकी कल क्लास होगी। अभी आपकी क्लास ऑफ है।